आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं ये कहूं अगर कि पुराने वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था और पुराने वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था उसमें दो बातें थी। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करता था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट्स के बढ़ने की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बात किया करता था घटने की, टेंजिबल की। तो मैं ये कहूंगा बेटे पिछली क्लास तक हमने जो भी बातें की एक तरह से इस रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जहां पर दोनों एएस मर्ज हो गए थे, जो हमारा इंड एस 16 है, बस एक दो पॉइंट को छोड़ के हमारी बढ़ने वाली सारी बात खत्म हो चुकी है। आज ये समझ लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, जहां पर बात होगी टेंजिबल एसेट्स के घटने की। आज की क्लास हमारी सारी की सारी डेप्रिसिएशन के नाम है। इसके बाद अगली क्लास हमारी सिर्फ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के नाम है, स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये फाइनल का तक का अपने तैयार हो रहा है। हाँ, अगली क्लास के बाद में फिर हमारा सिलेबस ये वाला एएस 10 हमारा पूरा हो जाएगा। फिर भी आपको लगेगा कि सर वाले क्वेश्चन करा दो, वाले क्वेश्चन करा दो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन फाइनल के भी कराऊंगा यहीं पे, क्योंकि कुछ चीज अलग है ही। और मैंने आपको बता दिया कि दो अकाउंटिंग पीरियड में बात जाए तो हमारा इंडिया 16 बन जाता है, एक में बात जाए तो एएस 10 बना रह जाता है। आइए जी, तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, हेडिंग डालेंगे एएस 10 के अंदर जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटे इसमें दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं सर? एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बढ़ना, मतलब कैपिटलाइजेशन। पहला पार्ट यहां पर क्या था बेटे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कब हम जोड़ेंगे, कब हम नहीं जोड़ेंगे, कब हम उसको पीनल का पार्ट बनेंगे, कब हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ये हमने काम कर लिया है, डन। अब जो सेकंड पार्ट इस एएस का है, क्योंकि यहां पर ये दो एएस एक साथ मर्ज किए गए थे बेटे, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी एएस। ये है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एएस 10 के अंदर डेप्रिसिएशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन फिर वही बात, आदत कभी भी मैं बाज नहीं आता, और कोशिश ये करता हूँ कि बच्चे को ऐसे बात करें कि जैसे प्रैक्टिकली सीए बन के वो काम कर रहा हो। क्या सर? बेटे आप देखोगे हमारे यहाँ एक शेड्यूल 2 है डेप्रिसिएशन का, हमारे यहाँ एक शेड्यूल 2 है, और हमारे यहाँ इंड एस 16 भी है, और हमारे यहाँ एएस 10 भी है जो डेप्रिसिएशन की बात करता है। डेप्रिसिएशन की बात बेटे तीन जगह हो रही है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से जब सुनोगे समझोगे तो बात समझ में आएगी। क्या सर? पेन रख दो पहले, पहले मैं आपसे ओरली बात करता हूँ, फिर मैं उसको उसी चीज को मैं लिख के बात करूंगा। क्या सर? बेटा डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स का घटना, ठीक है जी। अब वो तीन लोगों की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन कौन कौन लगाएगा? जहां जहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जहां जहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो लगाएगा जी डेप्रिसिएशन, मतलब फिक्स एसेट्स है। वो कौन कौन सी है? नंबर एक प्रोपराइटर, नंबर दो पार्टनरशिप, नंबर तीन कंपनी, कंपनी में भी छोटी कंपनी, फिर उससे बड़ी कंपनी। प्रैक्टिकल सीए बन के क्या दोबारा पढ़ोगे? क्या किताब खोल के तब ऑडिट करोगे, तब वहां पे अकाउंटिंग करोगे? ना जी ना। आज ही समझते हैं ना इस चीज को, सिर्फ नंबर की बात क्यों करते हैं, नंबर तो रास्ते का खेल है। अच्छा सर तो आइए जरा बात करते हैं। डेप्रिसिएशन की कहानी हमारी दो जगह चलती है, एक वो जहां पर इंडेस है, और दूसरी जहां पर इंडेस नहीं है। जहां पर इंडेस नहीं है वहां पर बात करेगा एएस 10। तो हम जो बात कर रहे हैं इंटर लेवल की, वो बात सिर्फ और सिर्फ किस पर हो रही है? जिस पर इंडेस नहीं लगते हैं, एएस 10 उसकी बात यहां पर सिखा रहा है। जिस पर इंडेस लगते हैं उनकी बातें कौन बताएगा बेटे? इंडेस, इंडेस 16। फिर एक बीच में कहानी और आ जाती है, वो कहानी है शेड्यूल 2 की, कंपनीज एक्ट 2000
13 का शेड्यूल 2। फिर सर वो क्या कहता है डेप्रिसिएशन के बारे में, क्योंकि शेड्यूल 2 कंपनी एक्ट 2013 यानी कि वो कंपनी की बात करना चाहता है, बिल्कुल सही। फिर वो क्या बातें हैं, आइए जरा। AS10 सबकी बात करेगा, लेकिन नई बात करेगा उनकी जो कंपनी है। आइए तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं जो पूरी क्लियरिटी करेगा आपको कि किस पर AS10 डेप्रिसिएशन की बात करेगा, किस पर शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन की बात करेगा, किस पर बात करेगा इंड एस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक बार हम लोगों को बहुत जरूरी है इस चीज को क्लियरिटी में लाना। सिर्फ क्वेश्चन करके वो चीज क्लियरिटी में नहीं आती, पहले जरा समझिए डेप्रिसिएशन की बात। लो बेटे, तो मैं यहाँ पर एक नया चार्ट बना रहा हूं जो ये बताएगा कि डेप्रिसिएशन की बात कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी एंटिटी पे कौन कौन सा लीगल प्रोविजन लगता है। तो फटाफट से एक हेडिंग डालिए यहाँ पर, फटाफट से बेटे, डेप्रिसिएशन। क्या? डेप्रिसिएशन। और हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की प्रोविजंस की, कौन कौन सी एंटिटी पर कौन कौन से प्रोविजन लगने हैं डेप्रिसिएशन के लिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात होगी बेटे बेटा, एक तो है नंबर 1, नंबर 2, बेटे एक तो है ऐसे लोग जो कंपनी नहीं है, फॉर नॉन कॉरपोरेट, मैं उसको नाम दूं नॉन कॉरपोरेट एंटिटी, नॉन कॉरपोरेट। और दूसरा मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं अदर्स। अदर्स का मतलब बेटे कॉरपोरेट, अदर्स का मतलब बेटे कॉरपोरेट, या लिख ही देता हूं, दैट इज फॉर कॉरपोरेट। कंपनी मतलब कॉरपोरेट एंटिटी, कि दोनों की बातें हम लोग करते हैं, कंपनी के लिए क्या होगा और अदर देन कंपनी के लिए क्या होगा। अब पहले बात करते हैं कंपनी की। कंपनी में बेटे दो तरह की कंपनियां हैं, दो तरह की कंपनियां हैं सर, प्राइवेट पब्लिक ना जी ना, मैं बात कर रहा हूं बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी। क्या? ऐसे कॉरपोरेट, ऐसे कॉरपोरेट एंटिटी जिन पर इंड एस अप्लाई होता है, जिन पर इंड एस अप्लाई होता है, उसके बारे में डेप्रिसिएशन वाली बातें कौन बताएगा जी? उसमें बताएगा जी इंड एस 16। कौन बताएगा जी? इंड एस 16। अगली बात, ऐसी कॉरपोरेट एंटिटी जिस पर नहीं लगता है नोट अप्लाई इंड एस, जिस पर इंडियस नहीं लगता। सर ऐसा भी है? हाँ, अरे छोटी कंपनियों पे इंडियस नहीं लगता, उसमें लिमिट है 250 करोड़ 500 करोड़, इस टाइप की बातें हैं, कुछ करेंगे। स्टार्टिंग वाली स्टेज में मैंने बताया हुआ है, शुरू के 5 लेक्चर जो आपने देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, ca@gmail.com ईमेल आईडी है, मैंने आपको दे रखा है बेटे। मैं रिकॉर्डेड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे बेटे, ca@gmail.com आप सर्च करो यूट्यूब पे, वहां पर चैनल पे शुरू की 5 क्लासेस में यही बात बताई गई है, किस पर इंडियस लगेगा किस पे नहीं लगेगा, और वो हमारे कोर्स का पार्ट है, और बिल्कुल थियोरटिकल है, एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पूरा है। तो बेटे ध्यान से, नोट अप्लाई इंडियस, जो जिस पर इंडियस अप्लाई नहीं होगा उस पर क्या सर, उस पर बात करेगा कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो कंपनी है, और एएस से ऊपर क्या होता है, लो। ठीक है, इसलिए यहां पर उसको प्रायोरिटी दिए, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 2। पहले ये गाइडेंस नोट हुआ करता था, अब तो बेटे ये शेड्यूल में डाल दिया गया, अब वो गाइडेंस नोट के बजाय अब शेड्यूल 2 पढ़ना है।
यही बात है जो गाइडेंस नोट बेटी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है किसी लॉ में, तो उसके बारे में एक गाइडेंस का नोट बता दिया जाता था कि भाई ये हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ऐसे काम करना है। अब उसको एक्ट का पार्ट बना दिया गया था। तो शेड्यूल 2 है, जैसे शेड्यूल 3 होता है, शेड्यूल 5 होता है, शेड्यूल 1 से लेके 5 आपने पढ़े 14 तक। सर हाँ जी। सर आपने एक दो तरफ लिख रखा है कॉर्पोरेट एंटिटी, एक तरफ हाँ लिखा है नॉट अप्लाई और एक तरफ लिखा है अप्लाई, मुझसे समझ में नहीं आ रहा। मैं वही और बात दोनों बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट एंटिटी है। मैं देखो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए। कंपनियां कंपनियां जिन पे इंडेस लगता है वो इंडेस 16 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाएंगी। कंपनियां जिन पर इंडेस नहीं लगता है वो शेड्यूल 2 फॉलो करेंगी, कंपनीज एक्ट उनके लिए बना हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं कंपनियों के अलावा। अब कंपनियों के अलावा ऐसी एंटिटी जिन पर इंडेस नहीं लगता है, तो यहां पर ध्यान से, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एंड नॉन इंडेस। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी नहीं है और फिर भी इंडेस लग जाए? हाँ बिल्कुल, अगर किसी एंटिटी पर 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उसकी। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कोई हो सकता है कि हाँ, मेरे हैं एक दो जानने वाले जिन सीए जिनके क्लाइंट इतने बड़े बड़े हैं जो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, और उनकी टर्नओवर 500 करोड़ तक है, उन पर इंडेस लगता है जी। ठीक है, तो ऐसे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जिन्होंने अभी कंपनी नहीं बनाई है और उन पर इंडेस नहीं लगता है, कब नहीं लगता है बताओ? जब उनकी लिमिट क्रॉस नहीं होगी, 250 करोड़ 500 करोड़ जो भी है, तो उस लिमिट से अगर वो ऊपर नहीं जा रहे हैं तो वो क्या है, और कंपनी नहीं है तो यानी उन पर इंडेस नहीं लगेगा। मान लो कोई 100 करोड़ की एंटिटी है, उस पर इंडेस लगेगा? मतलब नहीं बैठता। तो ऐसे के लिए बात करेगा एएस 10। तो पहली बात बेटे, हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहले हमें पता हो कि किस पे लगाना है। पता चला आंख बंद करा, हाँ आ जाओ जी, हाँ आ जाओ जी, ऐसे कैसे आ जाओ जी? पहले लीगल प्रोविजन ध्यान रखो। अब यहाँ पर एक चीज मैंने कवर नहीं की है जो मैं बता देता हूँ ओरली। क्या सर? सर अगर नॉन कॉर्पोरेट है, यार उसको लिखी दूं क्या यहाँ पे? चलो लिख ही देता हूँ। नंबर 3, सर अगर नॉन कॉर्पोरेट है, ओके, एंड उस पर सर इंडेस लग गया, तो बेटे इंडेस लग गया ना, तो इंडेस 16 बात करेगा। तो वो कैसे लगाएगा जी डेप्रिसिएशन? इंडेस 16 के अकॉर्डिंग। पहले मुझे बात बताओ, आंख बंद करके एक ही बात, जिस पे इंडेस लगता है उस पे इंडेस बात करेगा, जिस पर इंडेस नहीं लगता है उस पर देखना पड़ेगा, कंपनी है तो शेड्यूल 2, नहीं तो फिर एएस 10। क्लियर? पहले मुझे बात बताओ बेटे, ये बात एकदम ओके है कि नहीं? सर एक बार दोबारा बोलना, जिस पे इंडेक्स लगता है। जिस पर इंडेस लगता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, सब के सब इंडेस फॉलो करेंगे। दूसरी बात, अगर इंडेस नहीं लगता है तो देखना पड़ेगा, कंपनी है तो शेड्यूल 2 और नहीं तो एएस 10। चले ओके आगे, सर। आइए। अब बेटा देखो एएस 10 क्या कहता है, और सही बताऊं तो जो एएस 10 और कहता है वही इंडिया 16 कहता है। और सर वर्किंग, किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा वो कैसे? वो शुरू के 5 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं जो तुम्हारे एग्जाम में भले ना आए, लेकिन उसमें ये बात बताई गई है अच्छे से, कितनी लिमिट सर वाली। थोड़ा सा किरक्स तो बता दो ना, एक छोटा बता सा दिया कोई ना मैंने, किरक्स बता मैंने दो उनका कोई। अरे बता तो 250 दिया, करोड़ बता तो दिया, 250 करोड़ से ऊपर इंडेक्स लगता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे ठीक है नॉन सर, कंपनी हो। ओके। ठीक है ना? लेकिन कब कब से ओके। अप्लाई होगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर से मैंडेटरी है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से नॉन मैंडेटरी है, वो सब चीजें, वो सब और भी तो उन कुछ चीजें। लेक्चर्स में। हाँ वो सब कायदे से फाइनल के लेक्चर हैं, सीए फाइनल के शुरू वाले। लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में है तो हमें करना उसी लेवल से जैसे फाइनल लेवल। तो शुरू के 5 लेक्चर वो सीए फाइनल के भी हैं और सीए इंटर के भी हैं। चलिए जी, बात करते हैं। तो एएस 10 कहता क्या है सर? अब बात शुरू करो। लो बेटे, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, एएस 10, वो क्या कहता है जी डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग? लो बेटा जी, एएस 10 ये कहता है
कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, लिखो बेटे फटाफट, डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो कौन कौन से मेथड है जो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि बेटो बच्चों ध्यान देना, क्यों ये एएस ने बात करनी शुरू की, बेटे जिस पे लड़ाइयां होंगी उसी के लिए सुलझाने के लिए कोई ना कोई आएगा, तो वहीं के लिए लो बनता है, वहीं के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया अकाउंट्स में। सोचो जरा उस इनकम टैक्स वाले की हालत क्या होगी जिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में एक फाइल आ रही है, कैसे डब्ल्यूडीपी से, दूसरी आ रही है एसएलएम से, तीसरी आ रही है प्रोडक्शन यूनिट से, चौथी आ रही है किससे, मशीन आवर रेट से, पांचवी आ रही है किलोमीटर पर आवर की रेट से, छठी आ रही है किसी और क्वांटिटी के बेसिस पर। सोचो जरा क्या हालत होगी उसकी। तो इसलिए एएस ने कहा कि भैया एक काम करना, जिस पर एएस 10 लगेगा उसको ये वाले मेथड फॉलो करने, अगला कोई भी मेथड तुम्हारा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, इन तीनों में से कोई भी एक मेथड। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मेथड कौन कौन से फॉलो करने, इनमें से कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ये बात किसने बोली, एएस 10 में। या तो आप लो डब्ल्यूडीवी मेथड, ओके जी, या फिर आप लो एसएलएम, या फिर जिसको आप बोलते थे ना डिप्लेशन, डिप्रेशन मत बोल देना, डिप्लेशन, हाँ गुस्से में बोला करते थे हम डिप्रेशन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कह रहे इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा दो, कॉस्टिंग में भले कितने भी सीखो, फाउंडेशन में भले कितना भी सीखो, लेकिन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि इनमें से कोई भी एक मेथड आप लगा दो। ठीक है, इन सबके बीच में क्या है, और जैसे इनकम टैक्स में तुम लोग करते हो। अगली बात अब बताता है जी भाई डेप्रिसिएशन क्या है। बेटे वही बात एएस ने भी बताई जो शुरू से लेके आज तक है। लिखिए फटाफट, डेप्रिसिएशन मींस, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है जी। क्या डेप्री, रुको दोबारा से लिखता हूँ उसको अगली लाइन में, देखिए मेरे साथ साथ में, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट जिसको ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स हम लोग राइट ऑफ करते हैं ना, उसके बारे में बताएंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ए टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, depreciable amount of a tangible fixed assets should be allocated on a systematic basis। कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है फिक्स एसेट्स की उसको अलोकेट करना चाहिए एक सिस्टमेटिक बेसिस पर। सिस्टम बनाना है, ऐसा नहीं कि चलो जब की बार इतना डाल देते हैं, अरे कम रहेगा चलो और ज्यादा डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, भाई इस तरह से बात चलेगी। एक निश्चित साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, सिस्टमेटिक बेसिस, और किस दौरान, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ है, उस टेंजिबल फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ के दौरान उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को सिस्टमेटिक बेसिस पर क्या करना होता है बेटे, अलोकेट करना करना होता है। ठीक है, वेयर यूजफुल लाइफ, भाई यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है भाई, देखो वेयर यूजफुल लाइफ मीन्स द पीरियड ओवर विच, एक ऐसी ड्यूरेशन जिसके दौरान assets is expected to be available for use। भाई जितने टाइम के लिए वो assets आपको लगती है कि available for use है, available for use है। अरे प्रिंस का नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो शायद, तो बात नहीं। वेयर यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी हम बात करें जिस दौरान उसको सिस्टमेटिक बेस पे अलोकेट करना है। कह रहे यूजफुल लाइफ का मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग विच असेट्स अवेलेबल फॉर यूज है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, यूजफुल लाइफ। अब अगली बात, एएस कह रहा है कि ध्यान रखना, इट इज टू बी नोटेड
कि भाई आप जो ना एक चीज का ध्यान रखना, मेथड जब भी सेलेक्ट करो, कि ये बात नोट करने योग्य है कि जब भी आप कोई मेथड सेलेक्ट करो तो ऐसा मेथड सेलेक्ट करो कि जिस दौरान उस असेट्स का यूज का बेनिफिट आए, उस बेनिफिट के रेशो में हमारी असेट्स का डेप्रिशिएबल अमाउंट अलोकेट हो। मेरी बात समझे? नहीं, ये कहता है एएस क्या, इट इज टू बी नोटेड, मैं भी नोट कराऊंगा कि भाई कोई भी असेट्स, हमारी असेट्स कब होती है बताओ? जब उसका हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जब वो हमारे कंट्रोल में हो, जब वो हमारी एक्सपेक्टेड टू बी यूज हो ओवर द फोरसीबल पीरियड, ठीक है ना? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तभी तो हमारी असेट्स है, कॉस्ट है हमारी तभी असेट्स है, हमारी कंट्रोल में तभी हमारी असेट्स है। कहते हैं कॉस्ट भी इनकर कर ली, कंट्रोल में भी है, लेकिन अब उसकी कॉस्ट को आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो अमाउंट आएगी दैट इज व्हाट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। हाँ, तो ये कहते हैं उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को जो हमें डेप्रिशिएट करना है तो वो ओवर द इफेक्टिव यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करना है। लेकिन जब डेप्रिशिएट करो सिस्टमेटिक बेसिस पर तो ये ध्यान रखो कि डेप्रिशिएशन इस तरह का कैलकुलेट हो जिस जिस साल में उससे जितना जितना बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट के रेशो में वो अलोकेट होती जाए, ताकि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली फॉलो हो जाए और हमारी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा रेवेन्यू और दोनों चीजें मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली बेसिस पे आ जाए। तो आइए जरा उसी बात को अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट, इट इज टू बी नोटेड दैट selection of, क्या कहा मैंने बेटा? selection of depreciation method selection of depreciation method should be such, इस तरह का होना चाहिए that it can reflect the pattern in which the assets future इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि भाई असेट्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय एंटिटी। मतलब जिस जिस साल हम बेनिफिट कंज्यूम करेंगे जितना जितना उस साल में वो हमारी असेट जो है ना चली जाए, उतना उतना सिस्टमेटिक एलोकेशन हो जाए, बढ़ जाए उस साल में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात क्या कहता है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलो मैं आगे। सर ये एक्सपेक्टेड के आगे क्या? एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय एंटिटी, कि जितना जितना बेनिफिट वो ओके जिस जिस साल में कंज्यूम करेगा, एंजॉय करेगा, उस साल में उतना उतना उसका सिस्टमेटिक एलोकेशन हो जाए। चले आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, लिखिए। अब अगली लाइन। अब एक बात कहते हैं, अब ये नहीं कि आज बोलोगे WDV चलो भाई अगले साल SLM करते हैं, चलो भाई नहीं उससे अगले साल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, गलत बात। आप किसी भी मेथड को सेलेक्ट करें तो उसको आप क्या करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें। याद है AS1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कहता था कि नहीं कहता था? बताओ जल्दी से, क्योंकि वो सब बातें यहाँ पे वापस से आने वाली है। कहता था जी AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी था, वो क्या कहता था? सर इसका एक प्रिंसिपल भी तो होता है। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, ये प्रिंसिपल भी तो होता है। वेरी गुड, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है प्रिंसिपल क्या है भाई, अकाउंट पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है हमने पढ़ा था ना, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स, है ना? वहीं पे क्या था, बहुत तरह की हमने पॉलिसी पढ़ी थी, एग्जांपल्स भी पढ़े थे। अब याद करो कि हम लोग क्या मेथड को चेंज कर सकते हैं। पहली बात AS10 ये कहता है भैया एक काम करो, जो भी फॉलो करो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। सबसे पहली बात ये नहीं कि आज WDV चल भाई, कल SLM, परसों यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तभी हमारे को कंपेरेबिलिटी हो पाएगी अकाउंट्स में।
क्लियर है? पहले बात, ये बात बताओ पहले, क्या ये बात पूरी तरह क्लियर है कि हमें पॉलिसी कैसे फॉलो करनी है? कंसिस्टेंटली, लगातार। अगली बात, पक्का ना? ये तो क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है, चलो अब अगली बात ये कहते हैं कि लेकिन अगर मान लिया आपको पता चला कि आप वो फैक्टर आपने देखे, भले ही प्राइमरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी कंसिडरेशन, कि भाई हमें पॉलिसी सेलेक्ट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर मान लिया फिर भी गलती अगर हो जाए और ये लगे अरे नहीं भाई ये जो है ना प्रॉपरली इस पॉलिसी से बात नहीं बन रही, तो आप उस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। AS10 ने कोई कसम नहीं खिलाई आपको। AS1 और AS10 को साथ में लेके समझना, तब आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें पॉलिसी के चेंज की है, तो वहां पर AS1 की वो बात यहाँ पर रिपीट है। कब चेंज कर सकते हैं जी? कब चेंज कर सकते हैं जी पॉलिसी को? याद करो AS1 में क्या कहा था, बोलो बेटे, कब हम लोग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, ये बताओ। सर जब लो कहता है या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, वेरी और गुड, हाँ लो और बेटर प्रेजेंटेशन, और एक और था तीसरा। बोलो समय। तो ये दोनों तो याद थे, तो कोई पता नहीं कौन सा। वो शानू ने बता दिया, बताओ फिर। शानू गलत बात है, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था उसको कौन सा याद नहीं है। हाँ वो बताना था। सुनो बेटे, सबसे पहले था लो, ठीक है ना, लो सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या था बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या? अकाउंटिंग हाँ स्टैंडर्ड। सर, तो अगर हाँ हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंज तो होता है तो उसकी वर्डिंग। सबसे पहले प्रायोरिटी लो अगर कही भाई टू कंप्लाई, लो में चेंज आया भैया, लो को कंप्लाई करना है, इसलिए तो हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, सिर्फ इन्हीं चेंजेस, इन्हीं के लिए चेंज कर सकते हैं। वही बात बेटे यहाँ पे भी लगने वाली है। अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं कारणों से चेंज कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड मतलब पॉलिसी। नंबर 1 टू कंप्लाई लो, नंबर 2 टू कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नंबर 3 फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आपको लगता है कि WDV एक सही प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं निकाल के ला रहा है, ठीक है ना, तो आप जो भी मेथड आप शिफ्ट करना चाहते हैं, SLM या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, जब भी इन्हें मेथड चेंज करना पड़ता है प्रैक्टिकली, तो ये तीसरा पॉइंट है उसका बेस बना करके मेथड चेंज कर दिया जाता है। कहते हैं नहीं नहीं बेटर प्रेजेंटेशन। अब बेटर प्रेजेंटेशन की कोई कहानी कहीं लिखी हुई है क्या? वो तो एक टोटली अपना खुद का अपना ओन रीजन होता है, किस तरह से बेटर प्रेजेंटेशन महसूस कर पाने की भाई ऐसे बिल्कुल सही आ रहा है रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखना, वही बात जो पॉलिसी के चेंज की हमने वहां लिखी थी वो यहाँ पे लिखेंगे। आइए जरा शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले बात लिखिए, क्या AS10 क्या कहता है? द एंटिटी। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, WDV का रेट निकलवाऊंगा, SLM की कैलकुलेशन कराऊंगा, क्वेश्चन जी नहीं, वो तो BB वाला लेवल आपका हो चुका है, अब आप एडवांस लेवल पे हैं। आप कंपनी और बड़े एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने जा रहे हैं, तो आपसे ना लेवल की बात की जाएगी, आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर, किसी कंपनी के अंदर आपको बैठ के AS किस तरह से फॉलो कराना है। कैलकुलेशन तो बच्चे भी कर लेंगे, 1 माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय कोस अंडर रूट की पावर n, कैलकुलेटर 2 मिनट में हो जाएगा, रेट निकल जाएगा जी। या कोस माइनस एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, वो तो बेटे कोई भी कर लेगा। उससे आगे की बात आप कर रहे हैं कि किस टाइम पर क्या होगा। आइए जा, कहते हैं क्या, द एंटिटी शुड सेलेक्ट द मेथड properly and follow such method consistently। और भाई इस मेथड को कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है एंटिटी जी, ऐसा नहीं कि आज मन किया तो कुछ और, कल मन किया तो कुछ और, ऐसे नहीं। लेकिन अगर पता चल जाए कि भाई गलती हो गई, तो ये भी नहीं है कि भाई अब हम क्या करें, कुछ नहीं थी, फिर आपको लगता है इन इन कारणों की वजह से आप चेंज कर सकते हो। आइए जरा, तो आइए जरा एक अगला पॉइंट लिखिए फटाफट से। AS10 क्या क्या बात करता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, देखिए, चेंज इन मेथड, इसका हमने एक हेडिंग बना लिया छोटा सा, के बारे में AS ने क्या बोला।
आइए जी, सबसे पहला पॉइंट, इफ चेंज इज देयर देन change in method is called क्या कहलाता है बेटे? change in policy, change in accounting policy। सबसे पहली बात क्या है बेटे? मेथड का चेंज होना मतलब क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होना। नंबर एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नंबर दूसरी बात, बी पॉइंट, कि चेंज अगर होगा, चेंज कैन बी ओनली सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रीजंस, सिर्फ और सिर्फ इन वाले रीजंस में हो सकता है चेंज, इन कारणों से ही चेंज हो सकता है। भाई कौन कौन से? नंबर 1, टू कंप्लाई लो, नंबर 2, टू कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, नंबर 3, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जरा से भी दिक्कत हो तुरंत मुझे बताएं एकदम। आइए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी पॉइंट, कौन डिसाइड करेगा जी चेंज करेंगे चेंज करेंगे? देखिए, चेंज इन मेथड कैन बी डिसाइडेड, change in method can be decided by management। क्या सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसका ऑडिट कर रहा है वो डिसाइड करेगा? ना जी ना, वो तो सिर्फ कंसल्ट कर सकता है अगर पूछेंगे तो। ये तो मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है जी। सीए तो बस ये देखेगा कि पॉलिसी कौन सी फॉलो की है ऑडिट के पर्पज से। हाँ भैया, कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, बस। सीए का काम क्या है बेटे? रिपोर्टिंग। क्या काम है बोलो? ऑडिट करके रिपोर्टिंग, कि भाई इसमें ये गलत है ये सही है, बस ऑडिट करना, तो रिपोर्ट। मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब आ जाएंगे। यस बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई सीए किसी कंपनी में जॉब करता है और वो मैनेजमेंट का पार्ट है, फिर वो एज एन ऑडिटर नहीं काम कर रहा, वो एज एन एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, एज ए बोर्ड डायरेक्टर काम कर रहा है, तो हम उसको सीए ना बोल के हम ऐसे बोलेंगे बोर्ड मैनेजमेंट, है ना? तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। शानू को तो मजा आ रहा होगा, प्रैक्टिकली सारी चीजें करने के लिए मिलेंगी। आइए, डी पॉइंट, हमारे को क्या करना होता है शानू? जब भी कोई जैसे तुम ऑडिट रिपोर्ट बना रही होंगी, 3CA 3CD वगैरह जो होते थे ना फॉर्म, अब पता नहीं कौन से फॉर्म है, 3CB वगैरह, तो उनमें क्या करना है आपको? सारी चीजें, जैसा 3CB 3CA कुछ ऐसे करके है, 2 फॉर्म। हाँ हाँ वही है। तो आपको क्या करना है उसी में ना, जहाँ एक नोट्स टू अकाउंट्स है, बैलेंस शीट के बाद में नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, वहां पे बेटे एक बाद में ना, सबसे बाद में एक बनता है पॉलिसी का एक नोट, ठीक है? उसमें सारी पॉलिसी लिखी जाती है, फीफो फॉलो कर रहे हैं इन्वेंट्री के लिए, या भाई हम डेप्रिसिएशन के एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, डब्ल्यूडी फॉलो कर रहे हैं, वहां पे इन बातों को लिखना होता है। और उसी जहां पर सारी सारी की सारी पॉलिसी एक जगह लिखी होती है, और वहीं पे लिखते हैं हम लोग कि अगर चेंज हुआ तो हम ये बातें डिस्क्लोज करेंगे, जो मैं अब यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। और रीजन फॉर चेंज भी वहीं पे लिखते हैं बेटा। देखिए, इफ इफ मेथड मतलब अंदर की बात है, पॉलिसी चेंज, पॉलिसी इज चेंज्ड, then following
disclosures are required. कौन कौन से चेंज भाई, कौन कौन से डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है बताओ भाई, तुमने पढ़े थे यस में, कौन बताएगा जी? सर एक तो कि पहले कौन सा अप्लाई होता था और अब बहुत कौन सा बढ़िया, अप्लाई हुआ है। वेरी गुड। मैं ओल्ड पॉलिसी के बजाय लिख दूं ओल्ड मेथड क्या था जी? जी सर, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। शाबाश बेटा, गुड़िया, वेरी गुड। न्यू मेथड क्या है जी? अब जो हम बात कर रहे हैं WDV से SLM पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो WDV हमारा ओल्ड मेथड था। SLM पे शिफ्ट हो रहे हैं तो भाई SLM हमारा न्यू मेथड है ना? देखो कितने मजेदार चीजें हैं। आइए फिर तीसरा बताओ बेटे, तीसरा पॉइंट क्या था बोलो? कारण क्या है जी? रीजन फॉर चेंज। रीजन फॉर सच चेंज। यस, रीजन फॉर सच चेंज, बहुत बढ़िया। सच चेंज। अब इनमें क्या होगा बेटे, उनमें से कोई एक कारण यहाँ पर आएगा, लिखा जाएगा, क्योंकि उन्हीं कारणों के लिए ये एक्सेप्टेबल है चेंज, है ना? या तो कंप्लाई के लिए, लो के लिए, या फिर AS के कंप्लाई के लिए, या फिर भाई ये जो है बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी कारण है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अगली बात नंबर 4, क्या भाई बोलो बेटा? इम्पैक्ट। कौन कौन से वाला है? इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज अकाउंटिंग सर। इन करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। इसका अब वाले चेंज वाले साल पे और आगे वाले साल पे क्या इम्पैक्ट होगा जी? फाइनेंशियल इम्पैक्ट, वो हमें बेटे दिखाना होता है। और एक लास्ट सबसे ज्यादा खतरनाक बात, खतरनाक क्यों सर? क्योंकि वो कई बार ना गलती हो जाती है। गलती कैसे सर? कई लोग अभी ना अपडेटेड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तो वो गलती से ना उस अपडेट को नहीं बता रहे क्लास में, ये जबकि बहुत पहले अपडेट आ चुका था। अब होता क्या है, 11वीं क्लास में शायद ये अपडेट नहीं है, तो कई बार थोड़ा सा क्या होता है कि गलती हो जाती है कई लोगों से, तो इस चीज का ध्यान रखना, आपसे ही गलती नहीं होनी चाहिए। क्या सर? AS1 में हालांकि हम कर चुके हैं, जब भी कोई पॉलिसी चेंज होगी, पहले ऐसा हुआ करता था जो मैं बता रहा हूँ, और वो अक्सर लोग गलती करते थे हैं क्या, वो बैक डेट से चेंज किया करते थे, तो दोबारा से कैलकुलेट किया जाता था। WDV अगर शुरू से लगा होता तो क्या डेप्रिसिएशन आया होता? SLM से लग रहा है अभी इस टाइम पर, हमने क्या डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, रेक्टिफाई द डिफरेंस, मतलब कि बैक डेट से कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते थे। इसको हम बोलते थे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। ये पुराना हो चुका है, ये बहुत पहले हट चुका है, 2017 के आसपास। तो ये तो बेटे अब हमें स्किप कर देना है, वो हमें नहीं करना है। जब भी कोई चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा आगे की तरफ देखना है। जब भी कोई चेंज होगा ना, आगे देखना है बस, मतलब प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आएगा अब उसका, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे। क्या हम ऐसी गलती नहीं करेंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी पॉलिसी का चेंज होगा तो इन कारणों से होगा, और वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हट चुका है बहुत पहले से। आइए जरा लिखिए, मेथड कैन बी चेंज्ड ओनली प्रोस्पेक्टिवली। पहले मैं इसको लिख के कटाया करता था, काटा करता था, कटवाया करता था रेट्रोस्पेक्टिव लिख के, अब मैं वो लिखवाना नहीं चाहता, ओनली प्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट में आएगा जी। किसी ने पढ़ा तो नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली 11th-12th में कहीं पे पढ़ा है क्या? किसी ने नहीं पढ़ा? समय ऐसा पढ़ा था क्या कि रेट्रोस्पेक्टिवली शुरू में ओल्ड से क्या निकला था, डेप्रिसिएशन, ओल्ड मेथड से, न्यू मेथड से क्या निकला, रेक्टिफाई सर डेप्रिसिएशन उसमें पढ़ा तो था। हाँ ये सर पहले ये फाउंडेशन में पढ़ा था, एक चैप्टर था उसमें था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। हाँ डेप्रिसिएशन ही था कि तो वहाँ पहले हम SLM लगा रहे थे और फिर WDV में चेंज हो गया, WDV लगा रहे थे SLM में चेंज हो गए, तो क्या इम्पैक्ट आएगा वो। तो वहां पर हम आगे की तरफ प्रोस्पेक्टिवली, मतलब बचे हुए बैलेंस को लेके आगे बढ़ते थे, या शुरू से पहले हम कैलकुलेट करने बैठते थे? शुरू से ही अगर WDV लगा होता
तो क्या होता? सर शुरुआत से करते थे। शुरुआत से करते थे। फाउंडेशन में ऐसे ही किया है? सर मेरे हिसाब से तो शुरुआत से ही किया है सर, हाँ, वहां वो से कैसे करेंगे? हाँ, मैं बता दूं, वो शुरुआत गलत, से कैलकुलेटर। वो गलत किया है। तो मैं वही बता रहा हूँ, वो 2017 से हट चुका है फाउंडेशन में भी। ठीक है, तो बाई चांस नहीं आया एग्जाम में, अच्छी बात है, लक की बात रही, लेकिन ध्यान रखना वो चीज है ना, गलत है। अब वो रेट्रोस्पेक्टिवली बहुत पहले से हट चुके, जब से हमारा इंडेस अप्लाई होने शुरू हुआ, वो एएस में चेंज आ चुका था। ठीक है, तो हमारा जब भी कोई होगा वो प्रोस्पेक्टिवली, यानी सिर्फ बचे हुए बैलेंस को लेकर के आगे की बात होगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे रोल, ठीक है ना, प्रैक्टिस की इसमें जरूरत होती सर है। लेकिन फाउंडेशन में पता नहीं, फाउंडेशन में तो बढ़ाया था वैसे कि शुरुआत से कैसे लेके चलते हैं, तो वो तो अगर 2017 से हट चुका है सर। हाँ नहीं, मैं अभी भी करा रहा हूँ फाउंडेशन का, मैं ये वाला बैच ले रहा हूँ दोबारा से 5 साल के बाद में से ही, लेकिन मैं वही करा रहा हूँ जो अपडेटेड है। ठीक है, फाउंडेशन में भी बहुत पहले चेंज आ चुका है। ठीक है, तो कोई नहीं, बाई चांस हमारे एग्जाम में नहीं है और हम आगे निकल गए, लेकिन हमें नॉलेज जरूर पूरी होनी चाहिए, है ना। तो कोई नहीं, जिन्होंने सर ने पढ़ाया है, मुझे पता है उनका नाम नहीं लेंगे हम रिकॉर्डिंग में, कभी नाम आगे जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो गलत है इस तरह से चीजों को, है ना। क्या करना है हमें सर? प्रोस्पेक्टिवली। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक है कंपोनेंट अकाउंटिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जब हमारा एएस रिवाइज हुआ था। कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन। मैंने याद है चार्ट बनवाते हुए इसके बारे में हल्का सा मैंने लिखवाया था कि असेट्स की इंडिपेंडेंट लाइफ हो तो उसके दौरान हम उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, है ना। आइए जरा, ये इंडिया में इंडेस के आने से पहले इस पे पूरी कोशिश कर रहे थे। 2012 की बात है, जब इस पे खूब चर्चा हुआ करती थी। हम लोग उस टाइम पे सी एंटर, मतलब वो उस टाइम पे आईपीसी नाम हुआ करता था, तो मैं उसको जब पढ़ाया करता था तभी मैं उस टाइम पे बता रहा था बच्चों को कि मैंने कहा अब ना इंडिया में एक नई अकाउंटिंग आने वाली है। जैसे आपको आजकल मैं आगे के बारे में कुछ बात करता रहता हूँ, क्या कि भाई कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग आने वाली है। तो हुआ ये कि लो जी, कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग इसीलिए आया था। आइए जरा चलो बात करते हैं, है ना। फटाफट से बेटा लिखना शुरू करेंगे जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, फटाफट से, ठीक है। पहले लिखेंगे या समझाऊं पहले इसके बारे में? बोलो, पहले समझे, पहले समझे। आइए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसके बारे में समझते हैं, यानी कि ये चीज आप नोट करें ना करें, ये आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट डोंट वरी, हम लोग फिर दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पॉइंट यहाँ के लिए है, ठीक है। आइए जरा, अब होता क्या है कि हमारी जो असेट्स है, फिक्स असेट्स, उसमें बेटे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ असेट्स होती हैं जो कंपोनेंट बेस्ड, जहां पर उसमें कुछ कोई पार्ट रिप्लेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बेटा ये है क्या हमारा कंप्यूटर? बताओ कंप्यूटर के सेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है? भाई ये अपना सीपीयू सर ये है ना, डेस्कटॉप, ये सीपीयू, आपका मॉनिटर, मॉनिटर, हाँ सॉरी, ये आपका कीबोर्ड, और ये आपका अरे वो इन्वर्टर टाइप माउस। भी तो होता है, क्या होता है उसमें? हाँ, यूपीएस। यूपीएस, हाँ वेरी गुड। यूपीएस। एक ये हो गया हमारा यूपीएस। और साथ में क्या होता है हमारा? एक प्रिंटर एसोसिएट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। स्कैनर। हाँ, ये हो गया हमारा प्रिंटर। अब होता क्या है बेटे, ये पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है, और कोई भी कंप्यूटर हमारा 5 साल तो चली जाता है आराम से, शराफत से चलाएं तो, ठीक है। 5 साल आराम से चल जाता है, 5 years इसकी लाइफ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में कुछ इस तरह की तो चीजें वैसे हो इसकी जाती हैं। एस्टिमेटेड 5 years ही होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। मैं तो एक जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years मान के चलो, मतलब एक आराम से, जहां पे नेट भी यूज हो रहा है भले ही,
लेकिन हम उसको ज्यादा कुछ नहीं छेड़ाछाड़ी करते ना, सामान इधर उधर शिफ्टिंग करते बहुत ज्यादा, तो एक 5 साल के आसपास तो चली जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कई बार हमारा सिस्टम इतना ज्यादा यूज होता है, जैसे मेरा सिस्टम लाइव चलेगा नहीं तो फिर बैकअप, इस वाले सिस्टम पे बस मैं क्या करता हूँ, कभी बैकअप नहीं चलाता। जो मेरे दूसरा सिस्टम है i5, उधर i7 लैपटॉप, उधर एक i3 लैपटॉप, इधर एक और सिस्टम रखा हुआ, इन सब पे बैकअप चलता रहता है पूरे दिन पूरे दिन। एक दो लैपटॉप ऐसे हैं जिन पे रात को बैकअप चलाना पड़ जाता है, रात को चला के छोड़ दी क्लास सुबह तक। तो अब आप बताओ बेटे, मेरे पास में तो उसका यूज ज्यादा है ना, और कसम से एग्जाम टाइम पे तो ऐसा होता है कि बच्चा कहता है सर मेरे को वाली क्लास देखनी है, मैंने कहा ले पकड़, 2400 घंटे कई बार चल जाते हैं, 2-2-3-3 सिस्टम, ऐसा होता है। पिछली बार तो खूब हुआ, लॉकडाउन में तो इतना हुआ, बेहद यूज हुआ। और मैं सोचा मैंने कहा पता नहीं, तो इंटरनेट की यूसेज बहुत होगा सर, 2-3 वाईफाई लगा रखा था। बहुत ज्यादा। मैंने तो 5G लगवा रखा है, 5G आया सबसे पहले मैंने ये लगवाया। तो मेरा मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी सिस्टम अगर हम उसको नॉर्मली यूज करें तो चलो 5 ईयर्स तक जाएगा, लेकिन अगर मान लें कहीं पर एक्सेप्शन यूज है तो वहां पर उसकी लाइफ पक्का घटेगी। क्योंकि बेटे यूज के ऊपर, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ तब है जब नॉर्मल यूज करें, लेकिन अगर मान लें बहुत ही ओवरबर्डन यूज करेंगे तो उसकी लाइफ तो घटनी घटनी है। तो मुझे बीच बीच में क्या करना पड़ा था, जैसे यहाँ पर एक बेटे हार्ड डिस्क है, यहाँ पे मुझे हार्ड डिस्क चेंज करानी पड़ी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मुझे एक्सटर्नल लगानी पड़ी दूसरी, साटा साटा करके आता है, पता नहीं मेरे को बाद में पता चला। इधर बेटे बीच बीच में मुझे इसका SPSM है शायद कोई चीज, या हाँ स्विच मोड पावर सप्लाई, ऐसे SMPS बोलते हैं उसको, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, जिससे इसमें पावर आती है। फिर इधर बेटे इसका फैन भी मेरे को चेंज कराना पड़ा बीच बीच में, ठीक है ना। कुछ और पार्ट्स हैं जो डलाने पड़े। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो हार्ड डिस्क है, सपोज बेटे मैंने 4th ईयर में चेंज कराई, कब कराई मैंने बेटे, 4th ईयर में। पिछले वाली हार्ड डिस्क कितना भी यूज किया मैंने, 5 साल भले नहीं चली, लेकिन 4 साल तक चली, और मैंने उससे भी अच्छी हार्ड डिस्क मैंने डलवाई। बेटे कंप्यूटर की लाइफ कितनी बची हुई है, मॉनिटर कीबोर्ड इन सब की, 5 साल में होने में 4 साल खत्म हो चुके, ओनली क्या 1 ईयर पेंडिंग है। क्या है बेटा, 1 ईयर पेंडिंग है। पहली बात, मैं इस हार्ड डिस्क को जो मैंने रिप्लेस कराई है, ये जो पार्ट मैंने रिप्लेस कराया है कंपोनेंट, क्या मैं इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालूंगा, या मैं इसको खर्चा मानते हुए P&L में डालूंगा। सबसे पहले तो ये बात हमने कहां पढ़ी, पिछली क्लास तक, कैपिटलाइजेशन वाली। तो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग इसीलिए आया था कि अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, तो हम उसको अलग से रिकॉर्ड करें, एक अलग से बिल्कुल एकदम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह। पहले हुआ करता था कि ये जो हार्ड डिस्क है, जो अब अगले 3 साल मान लो इसकी लाइफ है, मान लिया जो नई हार्ड डिस्क हमने डलवाई है वो अगले 3 साल तक जाएगी, तो बेटे ये जो 3 साल तक जाएगी, ये हार्ड डिस्क में अलग से भी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ जी। तो इस हार्ड डिस्क को इसकी ऑन जो इफेक्टिव लाइफ है, ऑन यूजफुल लाइफ है, उसके दौरान राइट ऑफ किया जाएगा, उसके दौरान इसको डेप्रिशिएट किया जाएगा, बशर्ते पहले तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो। बताओ बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल हो, है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल हो मोर देन, बोलो बोलो क्या, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, है ना। इंडेस होगा तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे बात है अभी हमारी एएस की, फाइनल में हम इसी चीज को कैसे पढ़ेंगे, बस पूरे एएस में एक लाइन का चेंज होगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, और हमारा इंडिया 16। अभी हमारा क्या है, मोर देन 12 मंथ्स इफेक्टिव यूज की है, ठीक है जी। तो हमारे लिए क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि हार्ड डिस्क 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा यूजफुल है फ्रॉम द डेट एक्वायर्ड। और वहां पर हम क्या देखते हैं, फ्रॉम द डेट एक्वायर्ड, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हो तो इंडिया, फरवरी में खरीदी, अप्रैल तक भी यूज हो रही है तो ब्लू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन रही है। देखो कितनी आसान सी चीज है। खैर एनीवेज, आइए वापस आते हैं। तो इस कंपोनेंट को हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, और इसकी अपनी लाइफ होगी जो 3 साल के, मान लिया इसकी अपनी लाइफ है 3 इयर्स, कहते हैं उसके दौरान इसको डेप्रिशिएट करो और सेपरेटली इसको रिकॉर्ड करो। कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग इसको बोलते हैं। सर हाँ जी,
सर एक चीज पूछनी है, जैसे इंडियस में ये होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड से अगर ज्यादा हो जाती है वो एसेट, तो वो इंडियस अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो सर ऐसे तो इंडियस तो बहुत सारी चीजों को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डाल देता होगा, बिल्कुल, फरवरी में खरीदी बशर्ते अप्रैल में डाल। बशर्ते उसकी कॉस्ट हो, बशर्ते उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और बशर्ते उसकी कॉस्ट मटेरियल हो। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन हाँ ये तीन जब चीजें भी वो हो गई, लेकिन और बहुत सारी चीजें होंगी कि जो 12 महीने तक नहीं चल पाती होंगी, लेकिन उनकी कॉस्ट है, फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट भी आ जाता है उनसे, और बिल्कुल कॉस्ट भी मटेरियल है, तो ऐसे तो सर तो ये अनरिलायबल नहीं हुआ सर। नहीं, वो ईयर बेस्ड है। ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल की रिपोर्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग, रिपोर्टिंग पे, और वहां पर अकाउंटिंग से ज्यादा रिपोर्टिंग पे फोकस रहता है, ईयर वाइज रिपोर्टिंग पर। इसलिए वहां पर जो भी इंडेस, मतलब इंडेस को हम उनको नाम दे रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, नाम उनका क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, वो हर ईयर की रिपोर्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि ये एक साल में यूज हुआ। उनके हिसाब से साल 12 महीने नहीं, उनके हिसाब से साल होता है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, लेकिन हमने उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मोल्ड सर कर लिया। मतलब वो अकाउंटिंग नहीं देखते कि क्या अकाउंटिंग होगी, वो सिर्फ रिपोर्टिंग देख रहे हैं कि एक साल के बाद एक साल तक वो यूज हुआ, मतलब अकाउंटिंग पीरियड देख रहे हैं वो। हाँ देखो, करते तो वो भी अकाउंटिंग है, लेकिन वो रिपोर्टिंग के व्यू से, ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर कॉन्सेप्ट पे उनका ज्यादा फोकस है। और फेयर भी है कहीं ना कहीं। अगर हमारी एक असेट्स, भाई असेट्स तो है ना हमारी, बिल्कुल है, और वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जा रही है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो उसकी उन्हें भी पता है कि हाँ भाई हो सकता है 3 अकाउंटिंग पीरियड में जाए, तो वो डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से लेके चल रहे होंगे, है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जैसे इनकम टैक्स में ले लो, कितना गलत है। मतलब 1 अक्टूबर है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, है ना। अब तुम सोचो जरा, अगर मान लिया कोई फरवरी में आई तो भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन। याद है कि नहीं याद है इनकम टैक्स एक्ट में? अगर मान सर लिया अभी डिप्रिसिएशन में भी तो पढ़ा था कि 1 अक्टूबर से पहले खरीदेंगे तो 6 महीने का लगेगा, और उसके बाद 12 महीने ना का ना, कुछ ऐसे था। 1 अक्टूबर के नहीं बाद में सर लेंगे। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हाँ, हो गया, हाँ। तो 1 अक्टूबर के बाद में करेंगे, यानी कि नवंबर में आई तो 6 महीने का, दिसंबर में आई तो भी 6 महीने का, जनवरी में आई तो भी 6 महीने का। तो भी है नहीं, हाँ। है ना, थोड़ा सा अनफेयर। ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें जो सुधरने लायक है और सुधरेंगी टाइम रहते। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से बात करनी है, इंटर लेवल के हिसाब से, और वो कहता है क्या कि अकाउंटिंग पीरियड नहीं, हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, अगर 12 महीने को क्राइटेरिया बनाते हैं तो, और ये बहुत टाइम से है। एनीवेज, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बेटे क्या मैं फैन वगैरह को, एसएमपीएस वगैरह को डालूंगा कंपोनेंट में? ना जी ना, फैन तो खराब होते रहते हैं, साल भर में एक आध बार फैन चेंज कराना पड़ ही जाता है, तो इसको हम कहाँ डालेंगे? नॉमिनल अमाउंट होती है इसकी वैसे भी, है ना। अगर मान लें फैन को हम ये भी मान लें कि सर 12 महीने से ज्यादा यूज होगा, फिर बेटे मेटरनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको डाल दो जी कहां पर, एज एन एक्सपेंस। जरूरी नहीं कि मैं इसको एज एन एक्सपेंस पीएनएल में ही डालूं, हो सकता है मेरा डिसीजन कुछ और हो। कैसे? अगर मान लिया मेरे लिए वो मेटेरियल अमाउंट है, जैसे एक स्टूडेंट के लिए फैन की कॉस्ट मेटेरियल है ना, हो सकता है 1200-1500 का आता हो। भाई एक नॉन अर्निंग बच्चे के लिए जो स्टडी में है, उसके लिए 1200 रुपये मेटेरियल अमाउंट होती है। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन है, या कोई और अच्छा और अर्निंग पर्सन है, तो उनके लिए क्या होता है, मेटेरियल नहीं होते, वो अपने यहाँ पर उसको पेमेंट में डालेगा। यही बात बेटे एसएमपीएस की है। ठीक है बेटा, तो ये बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल डिपेंड करता है मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट किसके हिसाब से काम कर रहा है। आइए जी नेक्स्ट, और सोचो बेटे, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब आप देखोगे, ये तो रहा हमारा एग्जांपल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम बात करें दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपसे एक बार पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। बेटा मान लिया ये है हमारी क्या, एयरबस। क्या है ये हमारी? एयरबस। एयरप्लेन। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, ध्यान से, अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो एयरबस है, जिसमें यात्री सवार होकर के जाते हैं, पैसेंजर्स जाते हैं बेटा, यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से, इसके अंदर
पैसेंजर इधर से उधर भेजे जाते, एयर मतलब एयर क्या बोलते हैं, जैसे जो भी एयरलाइन है, अब उनके लिए क्या है, ये असेट्स है। पता है क्या ये? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों है जी? सबसे पहली बात, ये इफेक्टिव यूजफुल है, हाँ जी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, हाँ जी। इसकी कॉस्ट है, हाँ जी। 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने से ज्यादा। इंडेस नहीं, हमें क्या देखना है, AS 10, वो क्या कहता है, 12 महीने से ज्यादा इफेक्टिव यूजफुल लाइफ है, यस। तो ये उनके लिए क्या है बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नंबर 1 बात। चलो जी, सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब बात करते हैं अगली, क्या सर, इसके अंदर अगर मान लिया हमें, जैसे क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे बेटे ये सब क्या है, प्रोपेलर लगे होते हैं, ये जो पंखे होते हैं इसके इंजन के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर। तो जो प्रोपेलर है बेटे, वही इंजन को ठंडा रखने का काम करते हैं, वही वहां पर उसका मेन कहीं ना कहीं फंक्शन करते हैं। तो वो जो इक्विपमेंट है वो बेटे 12 महीने से ज्यादा अगर इफेक्टिव लाइफ है, तो ऐसे में क्या होगा, वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो PNL होगा। ऐसे ही वहां पर क्या है, जैसे सीट्स वगैरह है, बताओ बेटे, क्या हम साल भर में सीटें चेंज कर देते होंगे? सोच के देखो जरा, ये जो यहाँ पर सीट लगी हुई है, वहां पे जो बालकोनी है, वहां पे जो इंटीरियर है, क्या हम साल भर में चेंज करते होंगे? मुझे तो नहीं लगता। एक अगर ये प्लेन 5 इयर्स की इफेक्टिव लाइफ अगर रखता है, तो बेटे 5 इयर्स में 2 या 3 बार इंटीरियर चेंज होता होगा, जा सकता 2 या 3 बार जा सकता। तो एक इंटीरियर मैं कह सकता हूँ ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनेगा अगर हम खर्चा करेंगे, यस, बशर्ते वो 12 महीने से ज्यादा की इफेक्टिव लाइफ हो। नाउ व्हाट, प्लेन की लाइफ है 5 साल, लेकिन चौथे साल में हमने क्या किया, इन 4th ईयर हमने इंटीरियर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इंटीरियर की लाइफ मान लिया, हम मान लेते हैं अगले 3 साल है, कितना, अगले 3 साल में जाकर के इंटीरियर चेंज होगा। अब मुझे बताओ बेटे, ये जो इंटीरियर है, इसकी अगर मैं बात करूं, हमारी कोस्ट इसमें आई, मान लिया 1 करोड़ की कोस्ट आई, मेटेरियल है कि नहीं है अमाउंट? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। और ये इंटीरियर जो है, क्या कहीं और काम आ जाएगा? हाँ जी, इस प्लेन का निकाल करके दूसरे में लगा देंगे जी, अगर ये प्लेन नहीं बचा तो। मतलब इसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, हाँ जी है। 2 साल है, हाँ जी है। प्लेन बचा 1 साल का, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ है। चलो जी, तो इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल देंगे। फिर इसका डेप्रिसिएशन किस हिसाब से करेंगे, कि इसकी जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है 2 इयर्स की, हम उस हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे, उस हिसाब से इसको डेप्रिशिएट करेंगे। और क्या हो सकता है जी यहाँ पर, सोचो जरा, और क्या हो सकता है यहाँ पर प्लेन के अंदर, और क्या ऐसा हो सकता है? जैसे आपका वहां पे देखोगे, इसमें काफी सारा फर्नीचर भी इन्वॉल्व होता है, पता है आपको, प्लेन के अंदर फर्नीचर भी है। तो बेटा वो फर्नीचर भी एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ रखता है, तो वो भी हमारा एक अलग से कंपोनेंट की तरह रिकॉर्ड होगा। और सबने बत्ती बंद कर ली, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पढ़े जा रहा हूँ। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में अब हम बात करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, पहले मैं पेपर रखूं जरा एक बार, ये लो जी। आइए जी, और कौन सा एग्जाम्पल है जी, लो जी, ट्रेन, एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा एक ट्रेन है, ट्रेन तो आपने देखी होगी, पता नहीं कि तुम लोग गए हो कि नहीं गए हो बैठ के। हम लोग बड़ा ट्रेन से सफर करते थे, भारतीय रेलवे से, और आनंद विहार तक EMU जाती थी, EMU, और उससे सफर किया करते थे, और वहां से मेट्रो में। लो जी, ट्रेन में काफी सारी चीजें होती हैं, क्या क्या होती है जी भाई, बात तब करेंगे जब वीडियो ऑन करोगे। ये क्या हो गया, मतलब एक ही सहारा था वो। हाँ सर एक चीज पूछनी है, जैसे ये जो ट्रेन होती है, हाँ जी, इसमें जो इसके वैगन्स होते हैं अलग अलग, क्या होते तो हैं, वो उन्हें, ये जो सर डब्बे हाँ डब्बे, हाँ हाँ, हाँ,
तो सर ये जो कोचेज होते हैं इन्हें हम एक एक सिंगल यूनिट मानते हैं या पूरी ट्रेन को एक सिंगल यूनिट मानेंगे अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? पूरी ट्रेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानी जाएगी और ये क्या होंगे कंपोनेंट। तो इसे सर सिंगल सिंगल यूनिट ही मान सकते हैं? नहीं, क्या कि उसका जैसे एक कोच अपना दूसरा कोच तीसरा? उसका कोई अपना इफेक्टिव यूज है, अपने आप चलेगा क्या वो? नहीं, जब भी चलेगी वो पूरी ट्रेन यूज होगी, है ना। कंप्यूटर में हम खाली मॉनिटर को अपनी एसेट्स की नहीं बोलते, उसका करेंगे क्या, लटका रहेगा हवा में जब तक उसमें सीपीयू नहीं जुड़ेगा, है ना। तो जब भी होती है तो वो यूज के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रेन, एक कंप्लीट ट्रेन, ठीक है, छोटी ट्रेन में नहीं है। आओ जी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जी, ये इंजन है, इधर ये इनके व्हील्स हैं, बहुत सारे व्हील होते हैं इनके, ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पर हर जगह पर वॉशरूम है जो बहुत गंदा रहता है भारतीय रेलवे में तो हमेशा। आइए जरा, वॉशरूम है, फिर बेटे इन सभी के अंदर क्या क्या है, सीट्स हैं जो बैठने वाली सीट होती है, ठीक है, जिसपे बैठ के यात्री यात्रा करते हैं। पकड़ने वाले हैंडल्स हैं, खड़े रहते हैं जो लोग वो हैंडल पकड़ के खड़े रहते हैं। एक ईएमयू ट्रेन की बात करते हैं, मुंबई में तो बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। ये जो सीट होती हैं इसमें पता है बेटे ये लकड़ी की लगी होती है, लकड़ी की सीट होती है वहां पर, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है। आइए जरा, ये जो हैंडल्स हैं ये किसके होते हैं बेटे, लोहे के होते हैं, आयरन के। और सोचो जरा और क्या चीज वहां पे ऐसी है। अब वहां पर बेटे फैंस भी लगे होते हैं, पंखे, स्पेलिंग यही होती है ना फैन की, पंखे की, एक FEN होता है, एक FAN होता है। हाँ, तो जो हमारे वहां पे फैन लगे हुए हैं, बहुत सारे पंखे हो तो EN हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फैन लगे हुए वहां पर इतने सारे, बेटे आप सोचो जरा अब आराम से, मैं हैंडल की बात करता हूँ, लोहे के हैंडल, पता है लोग उस पर लटक भी जाते हैं लेकिन तब भी वो टूटते नहीं है। पाइप भी होते हैं वहां पे लोहे के, वो टूटते नहीं है, बहुत बहुत ही मजबूत रहते हैं और इनकी लाइफ बेटे 12 महीने से ज्यादा रहती है, ठीक है। कोई 2.5 साल चल रहा है, कोई 3 साल, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये एक पूरी ट्रेन जो बनके तैयार हुई है, ये रेलवे के लिए क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब अगर मान लिया कोई पार्ट चेंज हो रहा है, जैसे मान लिया ये लोहे के हैंडल और पाइप, मैं इनकी बात करता हूँ बेटे, 2.5 से लेके 3 साल में तो चेंज हो ही जाते होंगे। 2.5 से लेके 3 साल में कोई ना कोई हाथी आ ही जाता होगा लटक, 3-4 लोग एक पे लटक जाते होंगे, एक दो कांड तो हो जाते हैं। तो बेटे कहने का ही मतलब है कि इनकी लाइफ 2.5 से लेके 3 साल तक है। अगर मान लिया कोई ट्रेन हमारी चल रही है और मान लिया उसकी लाइफ 5 साल है, अब तीसरे साल के एंड में जाकर के ये चेंज किए गए जो अगले 3 साल तक जाएंगे, तो क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? सबसे पहली बात बिल्कुल है जी, क्योंकि इनकी लाइफ AS10 ये कहती है 12 महीने से ज्यादा है, इसलिए उसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ध्यान रखना, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको इंड AS कोई अलग से प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला सोल्व करके दिखाओ, आपको वहां पर प्रैक्टिकली माइंड अप्रोच करके चलना है और वही अप्रोच करना है जो मैं अब यहाँ पर आपसे डिस्कस करते करते बातें कर रहा हूँ। आपके पास में क्लाइंट आएगा, वो आपको एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लाएगा जरा सोल्व करके दिखाना जी, अब इस बात के पैसे देने हैं, आपसे क्लाइंट आके पूछेगा और आपको उस क्लाइंट को लेकर के डिसाइड करना होता है। इसी अप्रोच के साथ फाइनल के इंड AS पढ़े जाते हैं, जो पूरा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आकर के एक क्वेश्चन देगा और हम उसको सोल्व करके बताएंगे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आंसर इज नो। हमें उस मूवमेंट को अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में ढालना होगा कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, सोचने के लिए अगर हमें टाइम चाहिए, हम बोलेंगे भाई आप एक काम करना, आप अपना बताओ, ठीक है, अच्छा चलो जी थोड़ा सा टाइम नहीं है, कल बात करते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर अपना खुद दिमाग लगाओ और उसको देखो कि वो चीज हमने बुक में कहां से पढ़ी है और कहां से कोरिलेट करती है। फिर एक अच्छी सी कंसल्टेंसी उसको देनी होती है। आंख बंद करके एकदम से कभी भी डिसाइड मत करना, चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि बेटे कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीज मिस हो जाती है कि वो फिर ना बाद में आपको शर्मसार कर सकती है कि अरे किसी और जगह पर तो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है जी। एक प्रॉपर लॉजिक आपके पास होना चाहिए, फिर हम अपनी बातों को जस्टिफाई करने लगे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बेटे बहुत ही लॉजिकली हमें बात करनी है। अब AS पढ़ ही रहे हो,
बताओ इनकी लाइफ फर्दर न्यू लाइफ क्या होगा, नए वाले हैंडल आएंगे, नए वाले पाइप आएंगे, तो अगले 3 साल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि नहीं, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना। कॉस्ट लगी है इस पे, हाँ जी लगी है। इफेक्टिव बेनिफिट है, यूजफुल, हाँ जी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। क्या मेटेरियल अमाउंट है, हाँ जी मेटेरियल अमाउंट है। चलो जी 12 महीने से ज्यादा की लाइफ है, हाँ जी है, ठीक है जी डन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक करेंगे, लेकिन क्या उसी में जोड़ेंगे या अलग से रिकॉर्ड करेंगे जी, ये तो इनकी तो इंडिपेंडेंट लाइफ है। ओहो, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो जाएगा, लेकिन सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। ये नहीं कि ट्रेन अकाउंट में ही दोबारा से डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट सेम अकाउंट में ना, इसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट की अलग से बुकिंग करना, क्यों, उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा इसकी अपनी यूजफुल लाइफ के लिए, अपनी यूजफुल लाइफ में इसका सेपरेटली डेप्रिशिएशन किया जाएगा। यही बात बेटे किसके लिए, लकड़ी के लिए, ये भी हमारा क्या कंपोनेंट है बेटा। यही बात किसके लिए, फैन के लिए। क्या मैं लाइट के जो स्विच वहां पर लगे हुए होते हैं, लाइट स्विच, क्या मैं उनके लिए ऐसी बात कर सकता हूं, आंसर इज नो। सर 12 महीने से ज्यादा किसने कहा है, मुझे तो नहीं लगता। वहां बैठते ही ट्रेन में सबसे पहले बच्चे बच्चे क्या करते हैं आजकल, तो चार्जर ही लगाते हैं, वो खाली रहता ही नहीं, लाइट के पॉइंट टोटली बिजी रहते हैं वहां पर। और कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं बेटे, वहां पे पता नहीं क्या कुछ ना कुछ उसका एंगेजमेंट लगा ही रहता है हर टाइम। और वो लाइट के स्विच जब लगातार यूज होंगे, आपको लगता है वो 12 महीने चल पाएंगे? क्या वो कोर्स लगी है मतलब रेलवे डिपार्टमेंट की? यस लगी है। सर ये अच्छा, रेलवे का तो पता नहीं है, मेट्रो में जरूर होता है। लाइट के स्विचेस कभी फ्री नहीं कभी रहते, खाली वो नहीं हर रहता। टाइम जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपना चार्जर घुसेड़ देंगे और अपना वही चार्जिंग बस शुरू। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। तो बिल्कुल समझ लो ट्रेन का जो हाल है वही मेट्रो का भी है। पहले ईएमयू में यही रहता था, अब मेट्रो में भी बिल्कुल डिक्टो सेम, बिल्कुल डिक्टो यही रहता था। हम तो भाई साहब बस कैसे चढ़ चढ़ के जाते थे, मतलब धक्का दे के ही चढ़ना पड़ता था। लक्ष्मी नगर में मैं क्लास लेने जाता था, और मैं पता क्या कहता था, वो लक्ष्मी नगर में तो बिल्कुल रग्बी गेम होता है ना, रग्बी वो चलता है, वो अंदर धकेल रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, 2 मिनट का वो टाइम नहीं देते। मतलब जिसने जो जीत गया, वो या तो इधर हो गया उधर हो गया। कई बार तो ऐसा हुआ मैं यमुना बैंक जाके वापस आया हूँ अगली तरफ से। तो मैं तो ये कहता था पीछे वालों को, भैया भाई साहब प्लीज बाहर धक्का दे देना प्लीज तब जाके तो मैं उतर पाता था। सोचो जरा अगर कोई बच्चा खड़ा हो वहीं पे और कहे दे देखो मास्टर क्या कर रहा है, धक्के देके तो निकल रहा है। 1-2 बार तो मुझे गुस्सा आया और मैं बहुत जोर से धक्का देके बाहर आया। मैंने कहा आज ये देखेंगे। मैंने कहा ऐसे में गया मास्टर शेफ। चलो खैर, आओ बेटे, तो मतलब क्या है, जैसे लाइट के स्विच है या कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी भले ही कॉस्ट हो, भले ही मेटीरियल कॉस्ट हो बेटे, महंगे आते हैं ये भी, भले ही मेटेरियल कॉस्ट हो, भले ही उनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ओहो, लेकिन लाइफ इनकी इफेक्टिव यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं हो पाई, नहीं हो पाती। इसलिए बेटे इसको कहां पर डालते होंगे ये लोग, एज एन एक्सपेंस बनाते होंगे, और कहां डाल देते होंगे, पीएनएल में। लेकिन कुछ इस तरह के पावर स्विचिंग होती होंगी, छोटी वाली नहीं जो जहां पर चार्जर लगाते हैं, कुछ इस तरह के पावर वाले स्विच होते होंगे जो 2-2 3-3 साल चलते होंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जैसे बेटे कोई ट्रांसफार्मर लगना, ठीक है ना, हो सकता है ट्रेन के अंदर कोई इस तरह का बड़ा लाइट इक्विपमेंट रहा हो, ट्रांसफार्मर टाइप से, जो 3-4 साल चलता हो। अगर वो रिप्लेस हो रहा है तो बेटे फिर वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनेगा, क्योंकि उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, कॉस्ट लगी होगी, मेटेरियल अमाउंट है, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा। आपको मजा आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में अगर आप हर चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ोगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम ही प्रैक्टिकल नॉलेज का है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। आइए जरा, तो मैं शुरू करूं आगे की बात। आइए जी, मैं लिखाना शुरू करता हूं। अभी तक हमने क्या लिखा, अभी हमने कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, सिर्फ समझा। अब मैं इसको लिखाना शुरू करता हूं जी। आओ बेटा लिखते हैं फटाफट से। लिखिए, दोबारा से हेडिंग डाल दो ताकि पता रहे, कोई मिस ना हो जाए कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। कंपोनेंट कंपोनेंट बेस्ड
अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। लिखिए बेटा फटाफट से। तो मैं ए पॉइंट लिखता हूं। ए देखो, ईच पार्ट, each part of property, plant and equipment is having a cost। हर पार्ट जो है उसकी क्या होती है बेटे, एक कोस्ट होती है हर एक पार्ट की, कोमा which is significant in relation to the cost of property, plant and equipment। भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हर पार्ट की कोस्ट एक सिग्निफिकेंट कोस्ट होती है। अगर ऐसा है then such item or you can say part is separately recorded। यहाँ पे if लिख लो, if each हटा करके लिखो यहाँ पे any part। इसको बेटे अब सही सेंटेंस बनेगा, if any part of property, plant and equipment is having cost which is significant। अगर कोई significant cost है किसी भी पार्ट की इन रिलेशन टू कोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कोस्ट है उसमें एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, अगर मेजर पार्ट है, को मेजर अमाउंट है उसकी, उस पार्ट की, तो वो पार्ट हमारा सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सेपरेटली रिकॉर्डेड। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। इसी को बोला जाता है जी कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। अगर कोई पार्ट हमारा टोटल कॉस्ट में मेजर रोल अदा करता है, मेजर कॉस्ट उसकी भी है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, पूरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी एक मेटेरियल कॉस्ट रखती है, मॉनिटर में मेटेरियल कॉस्ट रखता है। ठीक है ना, आइए जरा, तो ऐसे पार्ट जो है वो क्या होते हैं, कंपोनेंट बेस्ड रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हमने नया डलवाया तो, जब पूरा कंप्यूटर खरीदा तब नहीं बात हो रही है, ध्यान रखना, ये बात की बात हो रही है। आइए जरा, बी पार्ट, ट्रीटमेंट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ट्रीटमेंट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एज अंडर। बेटे ये कुछ ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ट्रीटमेंट होने से ये मत सोचना कि डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं हम। ट्रीटमेंट का मतलब अकाउंट्स में किस तरह आप डील करोगे, किस तरह से ट्रीट करोगे, अलग अलग केसेस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। छोटी सी टेबल बनाएंगे। कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं जी, कि अगर ये वाला केस हुआ तो फिर ऐसे बात होगी। शुरू करें। देखो जी, यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर और यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीटमेंट और यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट। देखो बेटे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 1, शुरू करें। आइए जी, पार्ट
विद ए कोस्ट, अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसकी कोस्ट क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमने क्या पढ़ा, तो क्या करेंगे बेटे वहां पे, इसका छोटा सा एग्जांपल, एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट है मतलब इन एयरक्राफ्ट इंजन, अगर इंजन चेंज हो रहा है, इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो भाई ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देन सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड। और इस बात की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रखना सीए इंटर लेवल पे सारी चीजें, चाहे कैश भी क्यों ना बोल रहा हो बेटे, नाम क्या होगा, टू बैंक। आइए डेप्रिसिएशन, हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ओवर इट्स ऑन यूजफुल लाइफ। ये अलग अलग केसेस हैं, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो वही लिखा रहे हैं जो अभी तक कराया, ओवर ऑन यूजफुल लाइफ। ठीक है बेटे, एंट्री क्या होगी बताओ वहां पर, एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे हम लोग नॉर्मली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही फॉलो करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो हम उतने का क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर देंगे डेप्रिसिएशन। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आइए आगे बढ़ते हैं जी। ध्यान रखना एएस ने आपको एंट्री नहीं बता रखी, एएस ने सिर्फ ये बोला कि सेपरेटली डेप्रिशिएट करो, लेकिन बच्चों को तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना कि भाई पता तो चले, साथ साथ में एंट्री भी बताते चले, क्या दिक्कत है। आओ जी, फिर है अपना फर्स्ट पार्ट के बाद में, अब है जी अपना फर्स्ट पॉइंट के बाद में, अब है जी अपना सेकेंड वाला पॉइंट। और पहले वाले कॉलम में बताओ क्या है, सीरियल नंबर है, दूसरे वाले कॉलम में क्या है बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा जी, और तीसरे वाले कॉलम में क्या है बेटे, डेप्रिसिएशन होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तो क्या डील होगा। एक्चुअली मैं ना नए पेज पे सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपसे बातें कर रहा हूँ। आइए जी सेकंड पेज मेरा, तो सेकंड वाला पॉइंट लिखते हैं बेटे, एक बार और दिखा दीजिए बस। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, सारे पन्ने पलटने पड़ेंगे, देखो कहाँ गया, कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। जब हो जाएगा तो बताना, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। डन सर। हो गया, आओ चलो सेकंड पॉइंट बेटा। अब ध्यान से, एएस ने क्या कहा डेप्रिसिएशन के बारे में, कंपोनेंट के लिए हम वो लिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कहते हैं, अगर टू सिग्निफिकेंट, क्या कहा मैंने, टू सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर
दो सिग्निफिकेंट पार्ट हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के। मतलब सिग्निफिकेंट समझ गए ना, जिसकी कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है टोटल कॉस्ट के लिए, ठीक है, मेजर कॉस्ट है। हैविंग द सेम यूजफुल लाइफ, सेम इफेक्टिव यूजफुल लाइफ। अगर दो पार्ट्स ऐसे हो रहे, चेंज हो रहे हैं जो है तो सिग्निफिकेंट लेकिन दोनों की सेम यूजफुल लाइफ है, तो ये क्या कहते हैं, AS10 इसके लिए क्या कहता है कि आप दोनों के लिए फिर अलग मत करो अकाउंट, उनको दोनों को एक ही अकाउंट में डाल दो। अगर दोनों एक ही पार्ट हैं, एक ही तरह के पार्ट हैं, है ना, दोनों की सेम यूजफुल लाइफ है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, उनको एक ही साथ ग्रुप कर दो। लिखो यहाँ पे, दे कैन बी ग्रुप्ड। इसका मतलब पता है ये क्या कहना चाहते हैं, आप जनरेटरी में आप बोलोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2, ऐसा मत करो, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है कि भाई हमारा 10,000 का ये पार्ट है, मतलब 1,00,000 रुपए का ये पार्ट है, और जी 1.5 लाख रुपए का ये पार्ट है, और टू बैंक कि क्या हम ऐसे करें, ये कह रहे हैं कि दे कैन बी ग्रुप्ड, यानी कि आप एक ही बार लिख दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उनको क्योंकि दोनों की सेम यूजफुल लाइफ है, आप उनको एक ही साथ ग्रुप कर दो। टू बैंक, दे कैन बी, ध्यान रखना मैंडेटरी नहीं बोला, कैन बी ग्रुप्ड। और अगर ऐसा है तो उसके बाद में आप डेप्रिसिएशन उस पर सेम लगाइएगा, डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड ऑन सच ग्रुप। बेटे जिसको पता है आप क्या बोलते हैं वहां पर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इनकम टैक्स में क्या बोलते हो, सेम टाइप के एसेट्स का ब्लॉक बना दो, है ना। ब्लॉक ऑफ एसेट्स है ना, वहां पे 4 ब्लॉक हैं, आपने पढ़ रखे हैं, याद है कि नहीं याद है, कौन कौन से हैं वहां पर इनकम टैक्स में, याद ही नहीं सर है। लैंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, मशीन प्लांट मशीनरी, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, एक और व्हीकल्स, था सर, व्हीकल्स, नहीं नहीं सर वो नहीं था, 4 तो इंटेंजिबल लैंड एसेट, बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसेट सर। फिर फर्नीचर, है क्या, कौन कौन से हैं बताओ, दोबारा से बताओ 4। सर लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है ना, बोला मत करो, वो सांसें हैं हमारी इनकम टैक्स में, उनके बिना सांस भी नहीं आएगी हमें इनकम टैक्स पे, क्योंकि वो सारी यही चीजें। है ना सर। हाँ, आइए जी, सीरियल नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फिर है ये, आइए जी। सर मैं लिखता रह जाता हूँ, बता देते। अच्छा लिखा, अच्छा रुको रुको, एक मिनट मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपके, मैं तभी तो आप हटाऊंगा। पहले पढ़ाते हो ना तो मैं नोट नहीं करता। अच्छा अच्छा ओके, नहीं तो तुम ऐसे ही क्या करो, मुझे बता देना, मैं तभी हटाऊंगा जब तुम बोलोगे, लेकिन समझना पूरा हो। शानू नहीं बोल रही भाई, शानू, शानू सो गई, शानू सो गई, शानू जी बहुत देर। सर। अच्छा, बस ये कह रहे थे सर शानू नोट कर लिया था मैंने। ओके। सर हाँ जी, सर एक चीज पूछनी है थोड़ा टॉपिक से सर, कि जैसे जो सीएस होते हैं तो सर वो सीएस के पास भी इनकम टैक्स का पूरा काम होता है, तो सर उसकी फीस कुछ अलग होती है, हायर चार्जेस होते हैं उसके भी नॉर्मल, जैसे आपने वो वाले चार्जेस बताए थे अकाउंटिंग वाले, नहीं देखो इनकम टैक्स फाइल करने, फीस हाई रहती है। इनकम टैक्स फाइल करने के ना सर।
एक्चुअली क्या है ना, देखो हम किसकी बात करें, हम मतलब क्या क्वेश्चन है हमारा, पहले दोबारा रिपीट करो। सर जो इनकम टैक्स होता है, मतलब जैसे आप किसी की इनकम फाइल करते हो, तो उसके क्या चार्जेस होते हैं, तो वो वही वाले चार्जेस होते हैं जो आप अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स की बुक्स बनाते हो वही वाले, या दूसरे इसके हायर चार्जेस होते हैं? आइए मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। आइए जी, तो लो बेटे, अब हम नोट करने जा रहे हैं थर्ड वाला केस, और कुछ बातें और भी होंगी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी, ताकि इफेक्टिव क्लास हो, ठीक है। तो अभी हम ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे, और थर्ड पॉइंट लिखने के बाद में हम बाकी काम हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, या चलो थर्ड पॉइंट भी हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इस टाइम पे क्लास यहीं पे रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगली क्लास में हम लोग आगे की बात करते हैं। तो जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे या रिकॉर्डर में देख रहे होंगे, उनके हिसाब से क्लास ओवर है।